बातचीत कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, और इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत किया था बिजनेस फॉर्मेट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जैसे एग्जांपल के रूप में प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी और LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसी में कुछ एक दो पॉइंट्स और हमारे पास हैं जिन्हें आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और पहले हम लोग बातचीत करेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज और पब्लिक कॉर्पोरेशंस के बारे में, और इसके बाद बातचीत करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। हमारी इंडस्ट्री, हमारी इंडिया में कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होकर एक ऑटोनोमस बॉडी अलग से बना दी जाती है जिसका कंट्रोल रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हमारी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, इन बैंक पर कंट्रोल कौन करेगा? ऑब्वियस है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट तो इन बैंक को कंट्रोल नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पार्लियामेंट में एक रूल या एक नोटिफिकेशन इशू किया जाए, और उस पर्टिकुलर रूल और नोटिफिकेशन के हिसाब से एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी जाए। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है जिनके रूल्स और रेगुलेशन एक बार बना दिए जाए, उसके बाद वो ऑटोनोमस बॉडी अपने आप को खुद अपने हिसाब से मैनेज करे, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बाद में नहीं रहेगा। बट यहां पर एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी गई जिसे आपने नाम दिया RBI। RBI बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप में से कोई स्टूडेंट RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपना अकाउंट ओपन करा सकता है? क्या वहां पर पैसा डिपॉजिट होता है? क्या वहां से आप लोन ले सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये RBI क्या करती है, हमारे इंडिया में जितने भी बाकी के दूसरे नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक हैं, इन सभी नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक को कंट्रोल करने का काम करती है। बेटा RBI किस तरीके से बना, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, RBI एक्ट। ये RBI एक्ट बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों जगह पर एक बिल, एक विधेयक पास किया गया, और उस बिल के पास होने के बाद ही ये एक्ट बना है RBI एक्ट। और RBI एक्ट के अंतर्गत बना दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं इनकी वर्किंग को कंट्रोल करना। कोई बैंक अननेसेसरी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, कोई बैंक अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा हरेस नहीं कर सकते। इन सभी की कंट्रोलिंग के लिए RBI वर्किंग करता है। इसी तरह से SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक एक्ट बनाकर इस पर भी कंट्रोलिंग करने के लिए अलग से एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई। तो स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट की किसी एक्ट के अंतर्गत एक ऐसी बॉडी बना दी जाए, एक ऐसा कॉर्पोरेशन बना दिया जाए जिस पर इनिशियली जो कंट्रोलिंग थी वो तो किसकी थी, गवर्नमेंट की, बट उसके बाद ये ऑटोनोमस बॉडी हो जाती है। और ऑटोनोमस बॉडी किस लिए काम करती है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, राइट। बट RBI जिस तरीके से बनी या SBI जिस तरीके से बनी, ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा में पहले ये एक्ट बनाना पड़ता है। इस एक्ट में अमेंडमेंट करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए लोकसभा राज्यसभा की पहले मीटिंग्स बुलाई जाएगी। सारे जितने भी हमारे MLA MPs वगैरह जो हैं, वो MP इसको वहां विधेयक पारित करेंगे कि हाँ ठीक है, हम लोग इस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं। तो एक बार एक्ट के अनुसार कोई भी आपने स्टैट्यूटरी बॉडी बना ली, तो उसके बाद बार बार इसके लॉज में करेक्शन नहीं होता है। स्टार्टिंग की फंडिंग कौन देगा, तो स्टार्टिंग की फंडिंग हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। क्या इसमें पब्लिक भी शेयर होने ले सकती है, तो किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी में पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं किए जाते, राइट। अब यहां वर्किंग कैसे होगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर
कुछ मैनेजरियल पर्संस को अपॉइंट किया जाएगा। ये मैनेजरियल पर्संस बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन होंगे, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, जो बहुत अच्छे तरीके से आरबीआई को गवर्न करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं, राइट। इसके अलावा पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें है नहीं। क्या ये आरबीआई जो बनाया गया है ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया गया है? बोला नहीं सर, इसका कोई मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। आरबीआई का अल्टीमेट एम है केवल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना, बैंक्स वगैरह पर कंट्रोल रखना, राइट। थोड़ा ये तो हुआ स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब बात करते हैं हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन। आपने एक नाम सुना होगा बेटा, LIC, UTI, ESIC। LIC बोले तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, UTI बोले तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ESI बोले तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। इस तरह की जितने भी बॉडीज है ना, इनमें पब्लिक को भी शेयर्स इशू किए जाते हैं। LIC के शेयर पब्लिक में भी इशूड है, पब्लिक भी इसमें पार्टिसिपेशन करती है। तो यहां पर ध्यान रखिए, शुरुआत का पैसा तो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया, किसी एक्ट के हिसाब से इन कॉर्पोरेशन को बनाया गया, मगर इसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन होता है, पब्लिक की भी कैपिटल लगी होती है, पब्लिक भी इसको मैनेज करती है, और अल्टीमेटली ये किसके लिए होता है? पब्लिक के बेनिफिट के लिए इन कॉर्पोरेशंस को चलाया जाता है। इन्हें बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी बॉडी में और पब्लिक कॉर्पोरेशन में डिफरेंस क्या हुआ? स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर पब्लिक का शेयर कैपिटल के रूप में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, जबकि पब्लिक कॉर्पोरेशन में पब्लिक का भी इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। मुझे एक बात बताइए, स्टैट्यूटरी बॉडी हो या पब्लिक कॉर्पोरेशन हो, वर्किंग कैसे होगी? बेटा ये ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपनी वर्किंग अपने हिसाब से खुद ही मैनेज करते हैं। यहां पर जो स्मूथ वर्किंग करनी है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस समय लॉ में कोई चेंजेस करना हो तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा इन्हें मैनेज किया जाता है, तो ये काफी कुछ एडवांटेज यहां पर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बात बताइएगा, कोऑपरेशन, को का मतलब होता है साथ में, ऑपरेशन का मतलब किसी वर्क को करना। तो एक ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर किसी वर्क को एक साथ कंप्लीट करें तो इसी को कहा जाता है कोऑपरेशन। और कोऑपरेशन के लिए कोई सोसाइटी बना दी जाए, यानी कि साथ मिलकर काम करने के लिए कोई सोसाइटी बना दी जाए तो इसी को कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है किसी एक्ट के अनुसार, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912। अभी क्या चल रहा है? 2020, लगभग 108 साल पुराना एक्ट है। उसके हिसाब से आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहां पर चल रही है। बेटा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपको बनानी है तो इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। 10 और 10 से ज्यादा अगर मेंबर हैं तो आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। क्या एम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? क्या प्रॉफिट अर्न करना है? बोले नहीं सर, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, केवल और केवल इन मेंबर्स को सर्विस या बेनिफिट प्रोवाइड कराना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का अल्टीमेट एम होता है, राइट। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाने के बाद वर्किंग क्या होगी? ये अपना आपने इसी के अंदर कुछ चेयरमैन बनाए जाएंगे, सेक्रेटरी बनाए जाएंगे, जो हमारे कैशियर बनाए जाएंगे, ये लोग मिलकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करते हैं। प्रॉफिट अर्न करना इनका ये नहीं है, मगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ये अपने लिए रखते हैं ताकि इस
कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी रन कर सके, ऑपरेट कर सके। हम लोग कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बातचीत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारे पास है, ये है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा कंज्यूमर का मतलब तो आप समझते हो कस्टमर। तो कस्टमर्स को डायरेक्टली बेनिफिट देने के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। करना क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, बेटा ये मैन्युफैक्चरर पहले, अगर हम लोग चेन सिस्टम को समझे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, तो ये मैन्युफैक्चरर पहले माल किसको बेचेंगे, डीलर को। डीलर्स किसको देंगे, सब डीलर्स को। सब डीलर किसको देंगे, होलसेलर को। और होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को। और रिटेलर के बाद ये माल किसके पास आता है, कस्टमर या कंज्यूमर के पास। अब मुझे बताइए कि बीच का ये जो चेन सिस्टम है, क्या ये सभी जन फ्री में काम करेंगे? बोला नहीं सर, ये फ्री में नहीं, सारा अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, बड़ा तगड़ा मुनाफा इसमें प्रॉफिट का ऐड करते हैं। बड़े काम करता है ना, मैन्युफैक्चरर से सीधा कौन परचेज करेगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज करेगी। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ही डायरेक्टली ये गुड्स किसको बेच देगी, इस कंज्यूमर को यानी कि कस्टमर को बेच देगी लोएस्ट मार्जिन के ऊपर, मिनिमम मार्जिन के ऊपर। वो मिनिमम मार्जिन केवल इसलिए ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आराम से चल पाए। तो इन सभी जनों का जो मीडिएटर था, इन सभी का प्रॉफिट मार्जिन जो था वो डाउन हो गया, खत्म हो गया। और वो प्रॉफिट सारा का सारा किसको ट्रांसफर कर दिया गया, कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दिया गया। तो कंज्यूमर को सस्ते रेट पर, कम रेट पर गुड्स प्रोवाइड हो सके, मैन्युफैक्चरर से ये माल सीधा कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंच जाए मिनिमम मार्जिन के ऊपर, इसके बेनिफिट के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि अपना बाजार। आपने शायद नाम सुना हो अपना बाजार का। तो अपना बाजार जो है बेसिकली इट इज ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैन्युफैक्चरर से माल को खरीद कर सीधा कंज्यूमर को चीप रेट्स पर, कम प्राइस पर प्रोवाइड करती है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स, बेटा कई बार आपने देखा होगा गांव के अंदर हैंडलूम के बिजनेस होते हैं। लोग अपने घरों में एक पर्टिकुलर रूम में हैंडलूम का कुछ वर्क कर रहे होते हैं। अब इन लोगों को अगर पार्ट्स की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, प्रोडक्शन के लिए जो फैसिलिटी चाहिए उनकी जरूरत है, तो बार बार इन्हें शहर जाना है, शहर से जो माल लेकर आना, तो इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और इनके लिए कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इन सभी प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट देने के लिए इन्हें कम प्राइस पर पार्ट्स, रॉ मटेरियल या बाकी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी, हरियाणा हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी, शायद आपने नाम सुना हो। तो ये कुछ हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये अपना प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग का मतलब होता है माल को बेचना। तो इस बार हम लोग कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के फिनिश गुड्स को या प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए एफर्ट्स करेंगे, राइट।
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी गांव में सपोज करिए 40-50 जने हैं दूध वाले, जो सभी अपने यहाँ पर गाय भैंस से दूध वगैरह निकाल के एक जगह स्टोरेज करते हैं। अब उसके बाद उन्हें सिटी में ले जाना है और उस दूध को बेचना है। सुबह से शाम उनका टाइम इसी के अंदर लगना है। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि गांव में ही हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दें, जो इन सभी दूध वालों से दूध पहले एक बार एक जगह इकट्ठा कर ले और पूरा का पूरा दूध एक साथ किसी दूसरी जगह पर इसे ले जाकर सेल कर दिया जाए? इज इट पॉसिबल? तो इसके लिए अगर आपने नाम सुना हो अमूल, अगर आपने नाम सुना हो सरस, तो ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो दूध वालों से दूध परचेज करके उसे सिटी के अंदर सेल करने का काम करती है, राइट? मार्केटिंग यानी मार्केट करना, बेचना। तो बेचने के लिए अमूल ने क्या किया, अपने डेयरी फार्म लगा दिया। डेयरी के अंदर वो सभी दूध वालों से दूध पहले परचेज करते हैं, अपने प्रोसेस करते हैं और उसके बाद इस दूध को वापस मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मगर ये कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है? ये है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, लोन, डेट। सपोज करिए हम एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं 200, 500, 1000, 10,000 लोगों का, और इस ग्रुप के किसी भी मेंबर को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो ये सोसाइटी इसे लोन प्रोवाइड करेगी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को मिनिमम रेट पर अगर लोन मिल रहा है तो ये इनके लिए बेनिफिट की बात है। इसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या जितने भी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये सभी क्या हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। Now the next, cooperative farming society। बेटा गांव में क्या होता है, सपोज करें किसी के पास एक बड़ा सा खेत है, जो मेन पर्सन उनकी डेथ के बाद वो जो खेत होगा उसके हिस्से होंगे, टुकड़े होंगे उनके फैमिली मेंबर्स के अंदर। उसके बाद फिर और उनके अगर बच्चे होंगे तो उसमें फिर ये डिवाइडेशन होता रहेगा। तो शुरुआत में हो सकता है खेत बड़े बड़े रहेंगे, मगर आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में किसी गांव के अंदर आप जाएं और वहां देखें तो सपोज करिए कि इतना सा छोटा सा टुकड़ा किसी एक पर्सन के पास है, ये पोर्शन किसी दूसरे के पास है, यहाँ एक छोटा पोर्शन किसी तीसरे के पास है, ये पोर्शन किसी चौथे के पास है, ये पोर्शन किसी एक के पास है, ये किसी एक के पास है। तो ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर पूरे खेत बटे हुए होते हैं, राइट? क्या करें, अगर हर फार्मर अपने छोटे से पार्ट के अंदर फार्मिंग करता है तो कल्टीवेशन और इरिगेशन इन सब में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सभी इन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करें कि भैया एक काम करो, हम अपने यहां पर जो क्रॉप डेवलप करना चाह रहे हैं इसके लिए काम करते हैं, पूरे इस पार्ट में एक साथ हम लोग कल्टीवेशन करवा लें, एक साथ हम लोग फार्मिंग करवा लें, एक साथ हम लोग यहां पर इरिगेशन करवा लें। तो पहले से कंपैरेटिवली अगर सोचें तो हमारी कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर डेफिनेटली कॉस्ट बहुत कम लगेगी। प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा? बोले सर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटा इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है एंड इट इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। जितने भी मेंबर्स, वो सभी मेंबर्स के खेत या फार्म हाउस एक साथ अकोमोडेट कर दिए जाएंगे और पूरे अकोमोडेशन वाले पार्ट के अंदर एक साथ फार्मिंग की जाएगी, जैसे क्रॉप ज्यादा से ज्यादा हो सके, कॉस्ट कम से कम लगे सके, और फिर हर एक का जितना जितना एरिया था उस एरिया को ध्यान में रखकर उस टोटल क्रॉप को सभी में
डिवाइड कर दिया जाएगा। ये कहलाता है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ये है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या मतलब है? बड़ा सपोज करिए अभी अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, हर एक स्टूडेंट को फ्यूचर में अपना एक मकान बनाना है और भिलवाड़ा के कॉस्ट कॉलोनी में जाकर अगर हम अपना मकान बनाने की कोशिश करें तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। तो क्यों नहीं काम करें, हम सभी 100 जने मिलकर एक लैंड परचेज कर लेते हैं और इस लैंड को डेवलप करके इस पर जो भी हमें सड़कें बनानी है, जो भी लाइटिंग वगैरह करवानी है, सीवरेज लाइनिंग करानी है, उसके बाद हम लोग 100 रो हाउस यहाँ पर एक साथ तैयार कर लेते हैं, सभी के मकान एक जैसे। तो एक बात बताइए, कॉस्ट के बारे में सोचते हैं, कॉस्ट कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? तो डेफिनेटली सर बाकी कंपैरिजन में दूसरी जगह से यहाँ कॉस्ट बहुत कम लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं जिसका अल्टीमेट एम क्या है, अपने मेंबर्स को लोएस्ट रेट पर हाउसेस प्रोवाइड किए जाए, कम से कम रेट पर हाउस प्रोवाइड किए जाए, ये कहलाती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। थोड़ा एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कंज्यूमर्स को मिनिमम रेट पर अपने मैन्युफैक्चरर से माल लाकर प्रोवाइड करे, इसे क्या कहा जाता है? 6 में से कोई 4 नाम लिखे होंगे और आपको उसमें बताना है कि ये कौन सी सोसाइटी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूसर्स को कम से कम रेट पर पार्ट्स, रॉ मटेरियल या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी? तो डेफिनेटली ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कस्टमर्स या अपने जो भी मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के गुड्स को, फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए एफर्ट्स करे, इसे क्या कहा जाएगा? तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, राइट। इसी तरह से क्रेडिट सोसाइटी जो अपने मेंबर्स को लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर सके। इसी तरह से फार्मिंग सोसाइटी जहां पर छोटे छोटे फार्म्स जो है उनको अकोमोडेट करके एक साथ लार्ज स्केल पर फार्मिंग का वर्क कर सके। और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो कम प्राइस पर अपने मेंबर्स को हाउस प्रोवाइड कर सके। सो आई होप सो कि आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने हैं। तो चलिएगा, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। थैंक यू।